अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच। मेरा नाम है ज़री जलील और मैं हूं अहमद सईद। नाज़रीन, लाहौर दोबारा स्मॉग के लपेट में आ चुका है और अक्रॉस पंजाब इनफैक्ट काफ़ी शहरों में स्मॉग की इत्तला दी जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से हंड्रेड्स के अंदर आ रहा है, कभी 100 से ऊपर चला जाता है, 200 के अंदर चला जाता है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि पिछले साल की तरह 600, 700 और इससे भी ऊपर जानने वाले फिगर्स नहीं नज़र आ रहे हैं। इस दफ़ा लो हैं, लेकिन अभी शुरुआत है मौसम का और अभी लोग ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि शायद आगे जाके और ज़्यादा बढ़ें फिगर्स। ऑन दी अदर हैंड, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपनी तरफ से स्मॉग गन एक अपनी कैंपेन के अंदर स्मॉग गन इंट्रोड्यूस की है, जो वो क्लेम करते हैं कि पहली तो गन उन्होंने कान्हा लाहौर में इंट्रोड्यूस की है और ये कह रहे हैं कि 666 यानी कि 666 एयर क्वालिटी इंडेक्स से लेकर वो इतनी ड्रॉप हुई है कि 170 पे आ गई है, 70% डिक्रीज़ हुआ है। और ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ट्विटर पे भी पोस्ट की है ये क्लेम। लेकिन दूसरी साइड पे इन्वायरमेंटलिस्ट या इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स या एक्टिविस्ट इस बात से बिल्कुल अग्रीड नहीं है कि ये स्मॉग गन वाकई कोई डिफरेंस बना सकती है। और इसकी वजह वो ये कहते हैं कि ये बड़ा छोटा स्केल पे एक एक्शन है, एक मूव है, उसको वो सोल्यूशन भी नहीं कहते। वो कहते हैं कि इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस एंड दिस इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड। तो इतना एक्सपेंसिव प्रोसीजर अगर पंजाब हुकूमत ने अपनाया है तो इसको क्यों अपनाया है, इससे क्या होगा, हम आज इस चीज़ के ऊपर इसकी प्रोज़ एंड कॉन्स या जो भी वे फॉरवर्ड है उसको डिस्कस करने के लिए हमने दावत दी है आबिद उमर साहब को, जो कि पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव के फाउंडर हैं। इट्स अ रिसर्च एडवोकेसी थिंक टैंक जो कि एयर क्वालिटी के ऊपर इन्वायरमेंटल सॉल्यूशंस निकालता है। तो वेलकम आबिद साहब हमारे शो में। पहला सवाल आपसे ये आबिद के स्मॉग गन्स जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लेके आई है, और आपने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल भी लिखा उसके ऊपर कि इट्स मोर थिएट्रिकल रादर देन सोल्यूशन ओरिएंटेड। तो इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे कि आर स्मॉग गन्स इफेक्टिव, और इफ़ नॉट तो फिर क्यों नहीं इफेक्टिव है? Smog guns are not effective anywhere for the purpose of solving ambient air pollution across the city. Smog guns का बिल्कुल एक जायज़ इस्तेमाल है जिसके लिए वो बनाई गई हैं और जिसके लिए इस्तेमाल करी जाती हैं कि किसी स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको मैंडेटरी या इवन पाकिस्तान के एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के तहत कि आपको पानी स्प्रे करना होता है ताकि जो कंस्ट्रक्शन डस्ट है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई रोड बन रही है, तो वो जो डस्ट उठेगी उसको सप्रेस किया जाए। तो ये स्मॉग गन्स की बहुत स्पेसिफिक यूज केस है, लेकिन इसको आप एक्सपेक्ट करें कि पूरे शहर में स्मॉग रिड्यूस कर सकें, या जो कोर्स पार्टिकुलेट मैटर जो कंस्ट्रक्शन से ज्यादा निकलता है, PM10 एंड डस्ट पार्टिकल्स, उसको जरूर ये सप्रेस करते हैं। लेकिन टू सप्रेस PM2.5 एंड गैसियस पोल्यूशंस, ना ये कहीं दुनिया में इनका यूज केस है। अलबत्ता ऑब्वियसली सारी हुकूमतें एक तरह से जब ये इस माहौलियात पे सीख रही होती हैं तो कुछ उसी टाइप की मिलती जुलती चीजें करती हैं। तो चीन का भी मिसाल है कि उन्होंने भी स्मॉग गन्स अपने रेगुलेटरी ग्रेड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस के इर्द गिर्द डिप्लॉय किए थे कि जो ये स्टेशन की रीडिंग है उधर नंबर कुछ कम हो जाए। और उसके बाद जब जो उनकी हायर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को जब ये बात इल्म में आई तो ये प्रैक्टिस वहाँ बीजिंग में, चीन में फौरी रुकवा दी गई थी। मेरे ख्याल से न्यू दिल्ली में भी यही इनका इस्तेमाल किया गया है। तो आबिद साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्मोक गन्स को उधर डिप्लॉय किया जाता है या किया जाने का प्लान है जहाँ पे एयर क्वालिटी की रीडिंग ली जाती है, ताकि जब रीडिंग आए तो वो नंबर्स हम कम शो करा सकें। तो ये तो एक तरह से फ्रॉड होगा अगर वो नंबर्स आएंगे तो। देखिए, ये मैंने आपको मिसाल दिया है कि ये शायद 2012 या 2013 में चाइना में किया गया था। तो अब पंजाब हुकूमत के क्या प्रोग्राम हैं, उन्हें किसने मशवरा दिया है कि ये जो कंस्ट्रक्शन डस्ट के स्प्रे सिस्टम्स हैं, इसके तहत आप 15 गनों से, या अभी 15 हैं, कल को 100 हो जाएंगी,
परसों हजारों हो जाएंगी, कि बिल्कुल। इससे आप कोई, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जो आपकी पॉलिसी है, सॉल्यूशंस हैं, उनका मेजरेबल इम्पैक्ट होना चाहिए है। कि आपने कहा मैंने ये काम किया, इस पे मैंने इतना खर्चा किया, तो इससे मेरा किस पोल्यूशन पे, वो PM2.5 हो एग्जैक्टली। गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया वगैरह, उस पे कितने फीसद इम्पैक्ट आया है। इन गनों से 1% का इम्पैक्ट आएगा, 10 का आएगा, 50 का आएगा। उल्टा साइंस कहती है कि ये जो वाटर मिस्ट स्प्रे करते हैं, ये मजीद रिएक्शंस करती है विद द एग्जिस्टिंग पोल्यूटेंट्स, और पोल्यूशन लेवल्स बढ़ा देती है। अच्छा। तो और ये भी एक चीज़ है कि जी, आई थिंक कि पानी का भी यूजेज बहुत है इसके अंदर, तो एक तरह से कंजर्वेशन तो ना हुआ एनवायरनमेंट का। मैंने रफ सी कैलकुलेशन की थी इसके पानी के यूजेज में, कि अगर आपको लाहौर के लिए से, मतलब बहुत कंजर्वेटिव कैलकुलेशन है, इसलिए आपको लाहौर के लिए लाखों ऐसी कैनन्स ही चाहिए। मतलब बहुत बड़ा शहर है ना, आपको मे बी करोड़ों या अरबों ऐसी चाहिए, लेकिन जब लाखों पे कैलकुलेट किया था, तो इसकी दिन की वाटर कंजम्पशन उतनी होगी जितनी पूरे लाहौर के शहर की इस वक्त है। अच्छा, तो यानी कि जितना पूरा लाहौर शहर इस्तेमाल कर रहा है पानी, उतना ही पानी हमें स्मॉग कंट्रोल करने के लिए जो गन्स जो हो रही हैं उन्हें जी यूज़ करना जी जी पड़ेगा। जी और अगर, और मैं वैसे और उस हवाले से बात सोच रहा था कि ये क्योंकि एक व्हीकल ओरिएंटेड है, व्हीकल्स पे चलती हैं, और अगर हम बहुत ज़्यादा, अगर आप कह रहे हैं कि अगर हम लाखों की तादाद में चलाएंगे तो फिर उन व्हीकल से जो धुआं निकलेगा वो तो फिर हम, मतलब हमारा टोटल तो ज़ीरो सम फैक्टर, तो फिर हम वहीं के वहीं खड़े हो जाएंगे। जी जी, इन इन हर व्हीकल का अगर ये तकरीबन पूरे दिन चल रही होगी, तो 150 लीटर डीजल का खर्चा होगा पर डे। इनके इनका जो इंजन है, तकरीबन 8000 सीसी का इंजन इसमें लगा हुआ है। ये बहुत हैवी ड्यूटी व्हीकल्स हैं। इस एक व्हीकल की कॉस्ट तकरीबन 2 करोड़ रुपए तो सिर्फ ट्रक की कॉस्ट है। और आपने देखा होगा इनकी बड़ी खूबसूरत ग्रीन पेंट हुए हुए हैं, और ब्रांडिंग भी हुई हुई है, तो जी, इसके पीछे जो पूरा मीडिया एफर्ट है उसकी भी बहुत बिल्कुल। कॉस्ट है। और और इफेक्टिव इसकी। ये जो ट्रकें हैं, बाय द वे, जबकि ये ब्रांड न्यू ट्रकें हैं, ये यूरो 2 स्टैंडर्ड के ओ। इसमें इंजन्स हैं। अच्छा। ये मतलब पाकिस्तान की जो फ्यूल लेवल है, इधर आप यूरो 5 या यूरो 6 स्टैंडर्ड के इंजन यहाँ नहीं चल पाते, तो यहाँ जो व्हीकल्स बिकती हैं वो पुराने टेक्नोलॉजी के जी इंजन्स के जी साथ जी। चलती हैं। तो उसका मतलब इनमें डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर्स भी नहीं होंगे जब ये यूरो 2 हैं। तो ये उल्टा सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, यस। रोड डस्ट उठा रही हैं। और देखें, एक एक कुदरती चीज होती है कि आप जब बारिश होती है, तो मतलब आप इमेजिन करें कि कितनी पानी की तादाद आसमान से आती है, तो उसको इंसान ये कुछ ट्रकों और कुछ स्प्रे सिस्टम के जरिए तो नहीं रिप्लेस कर सकता है। और बिल्कुल। और साथ इसकी साथ जाहिर है देखिए, कि एक बड़ा कॉज एंड इफेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर। हमारे यहाँ एक सोच है कि अगर बारिश हो जाए तो पोल्यूशन लेवल्स गिरेंगे। जिस तरह से एक ये भी साथ साथ मुहिम चली थी कि क्लाउड सीडिंग हो, जी जी। और उसके जरिए बारिश होगी। तो देखिए, इत्तेफाक ये होता है कि बारिश के साथ पोल्यूशन लेवल्स कम होते हैं, लेकिन उतनी ही इत्तेफाक हो सकता है कि बारिश और पोल्यूशन लेवल्स वहीं के वहीं रहें। इसलिए जब पोल्यूशन लेवल्स कम होते हैं, कि अगर लो प्रेशर जोन हाई प्रेशर जोन में कोई तब्दीली आए, और हवा ऐसी चले कि वो पोल्यूशन को उस जगह से ले जाए, या वो अपर एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि बारिश के साथ ये फिनोमेना हो। तो इट्स नॉट लाइक द कॉज ऑफ क्लीनिंग एयर पोल्यूशन इज नॉट द वाटर और द रेन ड्रॉप्स। द कॉज इज अदर meteorological factors. सो ऑब्वियसली इट्स अ टेम्पररी सोल्यूशन। और ये जो वाटर कैनन्स हैं, ये कितनी देर के लिए? It's not a temporary solution at all. आई मीन द It's not a वाटर कैनन्स। solution. It's या। not a solution at all. It's got nothing to do with. I mean, it's like saying कि आपको अगर मतलब I don't know, like इसकी क्या वो मिसाल दे सकते हैं, मतलब the word solution doesn't apply to this.
अच्छा, पिछले साल भी इन्होंने कैंपेन की थी कि स्मॉग टावर्स हम लोग लगा रहे हैं, वो क्या, उसमें उन्होंने काफ़ी एग्जांपल्स दिए थे कि न्यू दिल्ली में भी लगा था और चाइना में भी लगा था। जी जी, देखें, लगते तो बहुत सारी चीजें हैं ना। लोग अपने कानों में हीरो के बुंदे भी बांधते हैं, उसका मतलब नहीं है कि आप कहें कि अवाम में सारों को बांधने चाहिए। वो तो करने को तो कुछ भी हो सकता है ना। ये जरूर चीन में लगा है। जो सबसे पहला ये इजाद किया गया था कॉन्सेप्ट, वो डैन रोजेंग्रेड उनका नाम है, वो एक आर्टिस्ट हैं। उन्होंने एक आर्ट प्रोजेक्ट के जरिए एक ये उसका नाम दिया था स्मॉग टावर, ताकि उसकी पब्लिसिटी हो, उसकी अवेयरनेस हो। और उन्होंने ये अगेन चीन में बीजिंग में लगाया था, और मैं खुद पर्सनली गया था इसको देखने। और उसकी बिल्कुल मतलब इफेक्टिव तो हर चीज होती है एक तरह से। जो वो हवा साफ कर रहा था, लेकिन आप उससे 1 इंच दूर चले जाएं तो हवा वही की वही है। मतलब आप सोचें कि एसी, अगर आपने कहा कि लाहौर में अर्बन हीट इफेक्ट बहुत बढ़ गया है तो हमें टेम्परेचर कम करना है, तो ये जो 2 टन के स्प्लिट एसी है, अच्छा नहीं ये छोटे 4 टन के, हम इधर 100 लगा देते हैं, 1000 लगा देते हैं, लाख लगा देते हैं भाई। उससे आपको फॉरगेट 1 डिग्री, लाइक 1% और 1 डिग्री का राइट भी नहीं राइट। फर्क पड़ना है। तो तो these smog towers, I mean, maybe saner minds have prevailed because दिसंबर जनवरी के बाद इसके बारे में कोई आगे तस्करा नहीं किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, तो इट सीम्स दे हैव डिसाइडेड कि नहीं होना चाहिए। उसी तरह से जो चीन में खेलें, कोई इल एडवाइज्ड एंटिटीज ने ये जरूर लगाए थे। एक मुझे शहर का नाम नहीं याद आ रहा, आई थिंक चेंगडू में बहुत मशहूर है, जो बहुत बड़ा टावर लगा था। दिल्ली में भी लगे थे, लेकिन none of these things work. So it's like, again, you बट use यू the नो word यू से solution. These are कि not solutions, these are optics. राइट, यू से सेनर माइंड्स माइट प्रिवेल, बट उस वक्त तक खर्चा तो हो चुका है गवर्नमेंट का। एंड अब ये मतलब एक तो क्वेश्चन उठ रहा है कि ये बजट कहाँ से आया आपका, एंड बजट के अंदर आपने कभी एक्सप्लेन नहीं किया कि हम ये करना चाह रहे हैं, बिकॉज बाय द मिडल ऑफ द ईयर आई डोंट थिंक एनीबडी न्यू कि क्या होगा इस कैंपेन के अंदर। The Punjab government has taken a loan of $300 million from the World Bank. और उस लोन की बुनियाद बेसिस पे ये सारे हाईली विजिबल खर्चे किए जा रहे हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट अब हो नाम रीनेम हो गया है। तो उधर एक फोर्स भी भर्ती गई है उनके, आपने देखे होंगे यूनिफॉर्म भी बड़े मॉडर्न और जबरदस्त हैं। नई नई गाड़ियां आई हैं, जिस तरह से स्मोक गन्स की ब्रांडिंग है उन गाड़ियों की भी उसी तरह से है। और मतलब बहुत हाईली विजिबल एक्शंस हुए जा रहे हैं। कोई आप बता सकते हैं कि ऐसे कौन से शॉर्ट टर्म जो है मेयर्स लिए जा सकते हैं पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, ताकि स्मॉग इस साल और अगले आने वाले साल में थोड़ी कम हो सके, जो प्रैक्टिकल भी हों और जो शॉर्ट टर्म भी हों? Regarding short-term solutions that can be followed immediately, last year we put out a letter to the Prime Minister, which was drafted by a group of experts across Pakistan, by a group called the Pakistan Air Pollution Experts Group. And we made some immediate suggestions, such as put a temporary ban over the smog season on all construction activities, on crop residue burning, on the operation of brick kilns, and in particular on the movement of heavy commercial vehicles with big diesel engines, such as the ones used in these smog guns. These commercial vehicles contribute a disproportionate amount amongst the transportation sector of the air pollution. And we also suggested that they start putting in real-world emissions tests, where any vehicle entering the city, its emission signature is captured, and you can give it like a green signal to allow it to go, or if its emissions exceed certain standards, it should be stopped at the border and the goods shifted to a compliant vehicle. बहुत शुक्रिया आबिद उमर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और स्मोक गन के इशू पर क्या मिथ है, क्या रियलिटी है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उस पर आपने बहुत ही तफसीली बात की। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया।
और नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और इस हफ्ते ख़वातीन के लिए एक आए हुए मुस्बत फ़ैसले पर बात करते हैं। और ये फ़ैसला आया है फेडरल ओम्बड्सपर्सन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट की तरफ से, जहां एक ख़ातून जो है दरख्वास्त लेकर गई थी और उस ख़ातून को मैटरनिटी लीव अवेल करने की वजह से उनकी कंपनी ने बर्खास्त कर दिया था। और ये वाक़या है 2024 का। और नाज़रीन इस फ़ैसले में ये करार दिया गया कि कोई ख़ातून अगर मैटरनिटी लीव लेती है तो ये उसका बुनियादी आइनी हक है और कोई भी कंपनी किसी खातून को इसलिए नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकती कि उसने ज़चगी की छुट्टियां अप्लाई की हैं या उसने ज़चगी के दौरान छुट्टियां ली हैं। इस केस में भी ये खातून ने ज़चगी की छुट्टियां ली और इस दौरान ही, उन छुट्टियों के दौरान ही उनकी कंपनी ने उनको बर्खास्त कर दिया नौकरी से। फिर ये खातून वफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हरासानी के पास पहुंची और उन्होंने उस कंपनी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की और 1 साल के बाद वफाकी मुहतसिब ने उस कंपनी को 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है, जिसमें से 8 लाख रुपए जो है वो कंपनी उस मुतासरा खातून को देगी और 2 लाख रुपए वो कौमी ख़जाने में जमा कराएगी। इसके साथ साथ इस फैसले में ये भी कहा गया कि जो बरतरफ शुदा खातून हैं उनकी बरतरफी गैर कानूनी थी, इसलिए उनको उनकी कंपनी की पोजीशन पे बहाल भी कर दिया गया। और ये जो कहानी है ये सिर्फ इस एक खातून की कहानी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में कई दफ़ा जो हैं ख़वातीन जो हैं वो ज़चगी की छुट्टियाँ लेने की वजह से अपनी नौकरी से हाथ धो बैठती हैं, जो कि अब उनका एक बुनियादी हक है। क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 2023 में मैटरनिटी एंड पैटर्निटी एक्ट 2023 के नाम से एक कानून पास किया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि पहली ज़चगी के दौरान ख़ातून को 6 महीने, दूसरी ज़चगी के दौरान 4 महीने और तीसरी ज़चगी के दौरान उनको 3 महीने की पेड लीव्स मिलना उनका हक है। और इसी तरह जो शौहर हैं उनको भी 1 महीने तक की छुट्टियां दी जा सकती हैं या वो 1 महीने तक की छुट्टियां पैटर्निटी लीव के तौर पे ले सकते हैं। इस फैसले के आने वाले दिनों में क्या असरात होंगे और ये किस तरह से ख़वातीन के हकूक़ के लिए एक संगे मील की हैसियत रखता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया वकार साहिबा, जो कि फेडरल ओम्बड्सपर्सन है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट की। बहुत शुक्रिया फौजिया वकार साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। मैडम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये तो आपने बहुत ही हिस्टोरिक फ़ैसला दिया है, बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन दिया इस केस में, लेकिन एक जनरल लोगों के लिए और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए जो प्रेग्नेंट होती हैं और एक वर्क प्लेस पे काम कर रही होती हैं, तो उस वर्क प्लेस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनके हकूक़ क्या होते हैं, उनको किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना उनके जो वहाँ पे वर्क प्लेस मैनेजमेंट होता है उसके लिए ज़रूरी होता है? जी, देखिए, जैसा आपको भी मालूम है, आइन हमारा क्लियरली प्रोटेक्शन ऑफ मदर एंड चाइल्ड एंड फैमिली के लिए डायरेक्ट करता है स्टेट को खुसूसी इक़दामात लेने के लिए। वो चाहे उसके आर्टिकल 35 में हो या आर्टिकल 37, स्पेशली 37E में हो, बिल्कुल। जिसमें वो कहता है कि मैटरनिटी इज़ अ राइट, फंडामेंटल राइट में, वो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में है। और उसके लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट भी है, यानी कि अगर वॉशरूम्स हैं, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे वॉशरूम्स होने चाहिए। प्रेग्नेंट औरतों के लिए ये ज़्यादा अहम हो जाते हैं वॉशरूम्स वो होना। अगर वो ऐसी प्रिकेरियस प्रेगनेंसी है और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है जिससे उनकी हामला की सेहत को नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए कोई ऐसे इक़दामात लेना जैसे कि कंड्यूसिव बनाने के लिए ग्राउंड फ्लोर के ऊपर उनको ये अपॉर्चुनिटी दे देना। और ख़ास तौर पे मैटरनिटी लीव एक हक है, सूबों ने भी इख्तियार दिया हुआ है कानून के तहत। और वफाक में तो अभी 2023 में एक बहुत मौसर किस्म का मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव्स एक्ट आ चुका हुआ है, जिसके तहत मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव दोनों हैं। मैटरनिटी लीव पहले बच्चे के पैदाइश के वक़्त 180 दिन यानी कि 6 महीने हैं। जी। दूसरे बच्चे की पैदाइश के लिए 120 दिन यानी कि 4 महीने हैं। और तीसरे बच्चे की पैदाइश के लिए 90 दिन यानी कि 3 ठीक है। महीने हैं। और ये लीव जब वो औरत के प्रेफरेंस पे है, वो किस वक़्त लेना चाहे, ये उसका हक है। ठीक। और ये ख़ास तौर पे वाज़े करती जाऊं कि कानून बड़ी क्लियरली ये फेडरल गवर्नमेंट का और ऐसे इदारे जो वफाक के तहत आते हैं यस। वो डिलीवरी में स्टिल बर्थ को भी इंक्लूड करते हैं, अच्छा। सही। यानी कि जिनकी स्टिल बर्थ हुई है उनको भी मैटरनिटी लीव का हक है। अच्छा। साथ ही साथ वालिद को भी 1 महीने की पैटर्निटी लीव का, वल्दियत की छुट्टी का हक है। बिल्कुल। और
ये 3 बच्चों तक, बोथ मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव्स जो हैं वो 3 बच्चों तक महदूद हैं। बिल्कुल। उसके बाद अगर बच्चे होते हैं तो वो अपनी पे अकाउंट में से, लीव अकाउंट में से वो फिर एग्जॉस्ट करते हैं। ठीक। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो हमें इस आपका फ़ैसला तो काफ़ी एलेबरेटिव किस्म का था, लेकिन एक चीज़ हम ये देखना चाह रहे थे कि ये जो मौजूदा केस है इसमें भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने मैटरनिटी लीव लिए तो हम आपको नौकरी से टर्मिनेट कर रहे हैं, बल्कि कोई और रीज़न तराशी गई। तो किस तरह से जो है फिर अगर किसी और रीज़न की वजह से आप किसी को निकालते हैं तो किस तरह से आप उसको देखेंगे कि नहीं, एक्चुअल जो वजह थी वो ये थी कि वो मैटरनिटी लीव अवेल की गई थी तो उस वजह से निकाला गया। तो ये कितना आसान या कितना मुश्किल होता है? देखिए, हर चीज़ का जवाज़ अगर हो तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई इतना आर नहीं होता। कई दफ़ा बिल्कुल करेक्ट जवाज़ होता है। इन दिस केस इट बिकेम अ लिटिल बिट इजियर बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो उन्होंने कहा कि हमारे एचआर कंस्ट्रेंट्स थे। जब उनसे पूछा गया कंपनी से कि एचआर कंस्ट्रेंट से आपका क्या मतलब है, तो वो हमें कोई खातिर ख्वाह कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं दे सके, जिससे हमें अख्ज़ करने में आसानी हुई कि एचआर कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये है कि हम एक औरत जो मैटरनिटी लीव पे है उसको पैसे नहीं देना चाहते। दूसरी बात यह कि 3 महीने की छुट्टी थी। इट वॉज इट 6 months लीव अंडर द फेडरल एक्ट, ऑल्दो मोस्ट आईटी कंपनीज, इनफैक्ट आई वुड से ऑल आईटी कंपनीज आर गवर्न अंडर द फेडरल एक्ट। बहरहाल 3 महीने की छुट्टी में से भी 1 महीने की छुट्टी गुजरी, उन्होंने टर्मिनेट कर दिया ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव विदाउट एनी वैलिड और कोजेंट रीजन, जो कि मुझे नहीं समझ में आता और क्या हो सकता है अनलेस कंपनी बंद हो जाए। इट इज़ इलीगल टू टर्मिनेट एन एम्प्लॉय। तो वो थोड़ी सी इस केस में आसानी होगी। कभी कभी पेचीदगियां होती हैं, मगर उनको फिर हम देख लेते हैं कि क्या वो जस्टिफिकेशन एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अच्छा फौजिया, अगर हम हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्कप्लेस एक्ट की बात करते हैं तो इसी लॉ के अंडर ये आपने रूलिंग दी है, राइट? इफ़ आई एम करेक्ट, तो इसके अंदर क्या कोई अभी भी चैलेंजेस हैं जो आप समझती हैं एज अ जेंडर एक्सपर्ट? डू यू थिंक देयर आर स्टिल चैलेंजेस अंडर दिस एक्ट? बिकॉज एक ये चीज़ कही जा रही है बाय मैनी लीगल एक्सपर्ट्स के there are some center, I mean there are fewer places where women can, especially women from remote areas, उनको एक्सेस नहीं मिल रही सेंटर्स के जाने के लिए, अपने प्रॉब्लम को लाने के लिए, सो ये एक इशू आ रहा है। देखिए, चैलेंजेस बहुत हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैलेंज इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस। यस। लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम कि उनके हकूक क्या हैं, मैटरनिटी लीव का राइट या राइट टू बी फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एनी प्लेस क्या है। अभी भी जब मैं मुख्तलिफ कॉन्वर्सेशन इस फैसले के ऊपर भी पढ़ रही हूँ तो नहायत पढ़े लिखे लोग, जिनको मैं खुद जानती हूँ, उन्होंने कानून खोल के नहीं देखा और वो कह रहे हैं, डज इट रिलेट टू स्टिल बॉर्न और नॉट, इज इट 3 months और इज इट 1 month, डज इट अलाइन विद द लेबर लॉज और नॉट। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि एक गिवन राइट है, एक खसूसी कानून के तहत है, तो वो उसको खोल लेने से मेरे ख्याल से वाजे हो जाएगा। मगर हमारी भी जिम्मेदारी है कि अवाम को आम फहम ज़बान में ये उनके जो हकूक़ हैं, सिर्फ मैटरनिटी की बात नहीं कर रही, जो भी डिस्क्रिमिनेशंस हैं, हरासमेंट है, उसके बारे में बताएं। जो इसके लिए हम कोशिश तो कर रहे हैं, मगर दूर दराज तक भी पहुंचना ज़रूरी है हमारा, क्योंकि मैंडेट स्पेसिफिकली वर्क प्लेस से तक महदूद है। तो इसलिए शायद ज़रा ज़्यादा पढ़ी लिखी हमारी क्लाइंटेल होती है, इवन दो होम बेस्ड वर्कर्स भी शामिल हैं। तो एक तो चैलेंज ये है कि लोगों को पता नहीं होता। दूसरा जो बड़ा चैलेंज मुझे नज़र आता है वो ये है कि लोगों के मुआशी हालात उनको मजबूर करते हैं कि वो एम्प्लॉयर की बात मानते रहें, क्योंकि नौकरी का छूट जाना बहुत कम लोग सह सकते हैं। तो इन दिस केस ऑल्सो जो कंप्लेनेंट थी हमारे पास, उसकी नौकरी छूट गई थी, उसने जाके कहीं और नौकरी कर ली। कंपनी ने कहा कि आपने कहीं और नौकरी कर ली तो इसलिए आपका तो लोकस स्टैंड है, यानी कि आपका तो हक ही नहीं बनता कि आप इधर वापस आएं। तो हमने कहा कि नहीं, ये उसकी चॉइस थी एंड दैट डजंट बार हर फ्रॉम कमिंग विद अ कंप्लेंट। तो दूसरी बात यह है कि लोगों के अपने चैलेंजेस होते हैं, समाजी होते हैं, मुआशी होते हैं, दोनों चैलेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो रुकते हैं। तीसरा, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट, एक्सेस का इशू है। और एक्सेस में दो तरह के प्रॉब्लम्स हैं। एक तो मेयर डिस्टेंस जो होता है कई दफ़ा, क्योंकि इदारे कम हैं, कंप्लेंट ज़्यादा है, मेयर डिस्टेंस है। मगर उसमें ये वाजे करूं कि जो कंप्लेंट है वो खाली इन पर्सन करने की ज़रूरत नहीं है, वो हेल्पलाइन भी हैं। अब जिस तरह हमारी हेल्पलाइन है 03444367 उस पर कॉल करें तो आप किसी भी सूबे में होंगे, हम आपको अपने रेलिवेंट सूबे के साथ कनेक्ट कर देंगे और वहाँ पे आप ऑनलाइन अपनी इनिशियल कंप्लेंट दे दें।
या आप ऑनलाइन आ जाएं, आई मीन थ्रू द फोन दे दें, या आप ऑनलाइन आ जाएं, उसमें सादा जबान में आप बेशक 2 जुमलों में आप कह दें कि जी मेरे साथ हरासमेंट या डिस्क्रिमिनेशन हुई है, और वो लिख के भेज दें, फिर हम आपको गाइड कर देंगे कि आगे क्या करना है। ठीक। जूम की हेयरिंग्स हमारे पास हैं, अच्छा। इन पर्सन भी हो सकता है आके। जी, जूम की हेयरिंग की फैसिलिटी हमारे पास है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की और हाई सुपीरियर कोर्ट्स की बड़ी क्लियर रूलिंग्स आ गई हैं कि जो डिजिटल मीन्स हैं ऑफ कम्युनिकेशन वो एक्सेप्ट होंगे एग्जैक्टली। तो तो फॉर अब दिस जरा बताएं। ये चीज़ पेटर्निटी उस पर भी अप्लाई होगी अगर कोई मर्द आएगा आपके पास और वो सिमिलर प्रॉब्लम एक लेके आएगा कि आई वाज फायर्ड और माय जॉब वाज टर्मिनेटेड बिकॉज आई सॉट पेटर्निटी लीव एंड It's citing slightly different different. issues, तो would it apply to him as well? So actually we'll have to make a link, because ये जो फंडामेंटल राइट है दोनों का है वैसे, और हरासमेंट भी हमें परमिट करती है कि ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो तो हम उसको रूल आउट कर दें। सिर्फ उसमें हम लिंक करेंगे ये कि पैटर्निटी का हक भी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर मर्दों के पास भी है, और अगर उनको ये हक नहीं दिया गया तो फिर हम उसको भी वी कैन प्रोसीड ऑन दैट केस। तो वैसे आपके पास अभी तक कोई ऐसा केस आया जिसमें कोई मर्द आया हो और वो उसको पैटर्निटी लीव की वजह से डिसमिस किया गया हो? नहीं, मेरे पास अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया अभी भी, बल्कि मेरे पास खवातीन के केसेस भी मेरी उम्मीद है कि अब ज्यादा आएंगे रिलेटेड टू मैटरनिटी लीव, वरना बहुत औरतें खामोश हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं वही जानना चाह रहा था कि इसमें वफाक ने तो एक स्पेशल कानून 2023 का बनाया हुआ है, मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव्स एक्ट 2023, और उसके अंदर तो अगर कोई डिनाई करता है मैटरनिटी लीव या उसकी वजह से डिसमिसल होता है तो उसमें 6 महीने तक की सज़ा है। बट मुझे ये केस आपके पास आया, क्या ये बेहतर ना होता कि अगर ये केस उस एक्ट के तहत चलता तो उसमें सज़ा भी ज़्यादा थी? देखिए, वो इस एक्ट के तहत इसलिए नहीं चला कि उसके लिए उनको सिविल कोर्ट जाना पड़ता है। सिविल कोर्ट का माहौल खवातीन के लिए बहुत मुश्किल होता है, वकील का होना लाजमी है। इसके ठीक है। हमारे इदारे में वकील के होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे इदारे में कोई कोर्ट फीस नहीं है किसी किस्म की भी। तो वो और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जेंडर सेंसिटिव तरीके से सुना जाता है, औरत को शट अप कॉल्स नहीं दी जाती। सही। So they feel much more emboldened to discuss their case, and we guide them also on how to file comprehensive complaints. ठीक है, बहुत शुक्रिया फौजिया वकार साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया और ये जो बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन अभी आपने दिया है एक मैटरनिटी लीव के केस में, हम उम्मीद करते हैं इससे आने वाले दिनों में ख़वातीन के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा होंगी और वर्क प्लेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट होती है उसके हवाले से अवेयरनेस भी बढ़ेगी और लोग और ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए मज़ीद आगे भी आएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था इस हफ्ते का राइट्स वॉच। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। देखते रहिए voicepk.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।